नमस्कार मित्रों, गोलचक्र के YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है नवीन कुमार। इंडियन पॉलिटी का क्लास रेगुलर चल रहा है आपके पेट के एग्जाम के लिए, लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, पुलिस के एग्जाम के लिए और आपके रेलवे के एग्जाम के लिए। पूरा डिटेल से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हर एक फैक्ट पर बातचीत कर रहे हैं। पॉलिटी सब्जेक्ट से आपके ऑल वनडे एग्जाम की शुरुआत हुई है। अभी समझना जरा, भारत का संवैधानिक विकास और संविधान सभा पूरी तरह डिटेल से खत्म किया गया है। जाकर के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देखने के बाद ये प्रैक्टिस वाला क्लास है। इस प्रैक्टिस वाले क्लास को आप देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। मतलब कि मास्टर ने जो भारत का संवैधानिक विकास खत्म किया है, मास्टर ने जो आपको संविधान सभा खत्म किया है, उस पर आधारित जो क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर आने की संभावना है, सारा क्वेश्चन अब आपको दिखाया जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखना जरा, पहला वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को, ये कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो आपको जब हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था, क्या 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, तो इसके तहत हमने बताया था कि साहब ये जो बंगाल का गवर्नर था, इस गवर्नर को क्या नाम दे दिया गया? गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया या गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोला गया। और ऐसा पहला बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है? तो आपने बताना है कि वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग को। एक चीज समझिए, ये आपका पहला फैक्ट हुआ। लेकिन एक अधिनियम और यहां पर लगे हाथ आपको याद रखना है, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या कहा गया कि ये जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब इस गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। पूरे भारत का क्या बना दिया जाता है? गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। और एक किस अधिनियम के तहत पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो आपसे अगर पूछता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल किसको बनाया जाता है, तो वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कब बनाया जाता है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, इसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। किसको बनाया गया बंगाल का पूरे भारत का गवर्नर जनरल? तो आपने बताना है लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक को बनाया गया। ठीक है ना। ये पूरा डिटेल से हमने पूरा बताया हुआ है, जाकर के उस टॉपिक को देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां पर अब देखिए जरा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया। तो आपका जो आंसर होगा ना, वो क्या होगा बाबू? आपका आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां पर है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में हमने बताया था यहां पर द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अच्छा, द्वैध शासन की शुरुआत क्यों होती है? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। एक जो है व्यापारिक कार्य के रूप में और एक राजनीतिक कार्य के रूप में। याद है ना सारा कुछ। फिर हमने बताया था कि जो व्यापारिक कार्य है एक कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखता है। और जो राजनीतिक कार्य है इसको कौन रेगुलेट करता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको हम क्या कहते हैं? नियंत्रक मंडल कहते हैं। ये नया एक विभाग बनाया गया था जिसको हमने नियंत्रक मंडल कहा। क्या काम करता था? ये राजनीतिक मामलों की देखरेख करता था। ठीक है ना। तो ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, क्या क्या पॉइंट याद रखना है? पहला कि इसी अधिनियम के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहां पर की जाती है? कलकत्ता में की जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। एलिजा इंपई इसके मुख्य न्यायाधीश थे, ये भी याद रखना है। 4 जो है सदस्य बनाए जाते हैं इस जो है गवर्नर की परिषद के जो है, उसमें फिलिप फ्रांसिस, मार्शल क्लेवरिंग, वर्नेल शामिल होते हैं। ठीक ना। फिर उसके बाद क्या है इसके बाद इसमें यह है कि जो व्यापारी और कर्मचारी निजी व्यापार करते थे उनके निजी व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो एक कुछ बातें आपको, और साथ ही साथ ध्यान से सुनिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग जो लाया गया था, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इतनी बातें क्लियर। यहां पर दिया है 1833 का 13 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या क्या बातें बताई गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता, अंशतः समाप्त किया जाता है। चीन और चाय के साथ व्यापार बना रहा। फिर उसके बाद ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति दी जाती है। और तीसरा पॉइंट इसमें था कि 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष भारत में जो है शिक्षा व्यवस्था पर खर्च किया जाएगा। ये 1813 का चार्टर एक्ट। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाएगा। यहां पर विधि आयोग का गठन किया गया। यहां पर चौथे सदस्य विधि सदस्य के रूप में लॉर्ड मैकाले को
वायसराय गवर्नर जनरल की परिषद में शामिल किया गया, है ना। तो ये सब कुछ बातें जो है 1833, और 1833 में एक पॉइंट और भी मिला, बंगाल के गवर्नर को अब पूरे भारत का क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया। चलें आगे, तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। यहां पर देखना जरा दूसरा वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। अरे मेरे प्यारे भाई, अभी अभी बताया मास्टर ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कब की जाती है, 1774 में, एक साल बाद की जाती है। क्या की जाती है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कहां पर की जाती है, तो आपने बताना है कि साहब एक कलकत्ता में की जाती है। अच्छा, इस सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपने बताना है कि साहब एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे थे। अच्छा, अगर मैं कहूं कि इस सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश कौन थे, तो चैम्बर्स, कौन थे, चैम्बर्स, हाइड और लिमेस्टर, एक कुछ अन्य न्यायाधीश थे, इनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत, आपने बताना है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यहां पर, ठीक है ना। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एलिजा इम्पे। कब स्थापित किया गया, 1774 में। कहां पर स्थापित किया गया, कोलकाता में स्थापित किया गया। हाइड, चैम्बर्स, लिमिस्टर ये अन्य न्यायाधीश के तौर पर उपस्थित थे। इतनी बातें क्लियर। अगर आपसे पूछे कि संघीय न्यायालय कब लाया गया, संघीय न्यायालय क्वेश्चन पूछता है कि संघीय न्यायालय एक किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, तो आपने बताना है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम से। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मोरिस गुवेर थे, मोरिस गुवेर थे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना, इतनी बातें। अब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बी, बी इज द राइट आंसर। अब यहां पर दिया है तमाम प्रकार के अधिनियम। पहला यहां पर अधिनियम 1833 दिया है। कौन कौन सी बातें यहां पर आपको याद रखनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। दूसरा कि बंगाल का जो गवर्नर था पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिंग को। और तीसरा क्या है, एक विधि आयोग का यहां पर गठन किया जाता है लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। तो एक कुछ बातें 1833। 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम में क्या किया जाता है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, जो है कंपनी का शासन है, कंपनी का शासन है ना, और जो गवर्नर जनरल का पद है, गवर्नर जनरल का पद, इनको सबको समाप्त कर दिया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त कर दिया जाता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया जाता है, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया जाता है, और गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर वायसराय का पद लाया जाता है। किसके तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इतनी बातें क्लियर। फिर 1861 का भारत परिषद अधिनियम है, इसमें क्या क्या किया गया समझिएगा जरा। इसमें किया गया कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसमें जो है पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की जाती है, और इसमें विकेंद्रीकरण की नींव अपनाई गई, विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई। मतलब कि जो पहले गवर्नर जनरल के पास शक्तियां होती थी, मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियां, अब उसको जो है 1861 के अधिनियम में क्या किया गया, मद्रास और बंबई की विधायी शक्तियों को वापस कर दिया जाता है। तो यहां पर विकेंद्रीकरण की क्या होती है, शुरुआत होती है। एक कुछ बातें आपको इस क्वेश्चन से मिली, ठीक है ना। अब आना जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अभी अभी मास्टर ने आपको क्या बताया, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बताया। ये जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है ना, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन कर दिया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों का विभाजन दो रूपों में किया जाता है, एक व्यापारिक कार्य के रूप में, एक किस रूप में, व्यापारिक कार्य के रूप में, और दूसरा किस रूप में, राजनीतिक कार्य के रूप में। किस रूप में, राजनीतिक कार्य के रूप में। व्यापारिक कार्य को कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको निर्देशक मंडल कहते हैं। राजनीतिक कार्य को देखने के लिए एक नया मंडल बनाया जाता है, एक नई संस्था बनाई जाती है, जिसको हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, नियंत्रक मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, नियंत्रक मंडल। कभी कभी ये पूछता है कि नियंत्रक मंडल, अच्छा यही तो क्वेश्चन में पूछा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, तो किस अधिनियम से जुड़ा हुआ है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। आपका जो आंसर होगा वो बी वाला होगा, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है ना। 1813 का चार्टर है। कौन सी तीन बातें याद रखनी है, एक तो ईसाई मिशनरियों को भारत में आने की अनुमति, दूसरा 1 लाख रुपया भारत की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने की, और तीसरा जो है चाय और चीन के व्यापार को छोड़ करके व्यापारिक एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो एक कुछ बातें जो है आपको यहां से, बाकी ये सब हमने डिस्कस कर दिया है। चलें आगे, यहां पर देखना जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहां पर कह रहा है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन चीन और चाय के साथ व्यापार जो है उसका एकाधिकार बनाए रखा गया।
अब यहां पर देखना जरा, दो अधिनियम है, एक तो 1813 का चार्टर एक्ट है, एक 1833 का चार्टर एक्ट है। ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अंशतः समाप्त किया जाता है। अंशतः, अंशतः कहां पर आएगा? 1813 के चार्टर एक्ट, क्योंकि यहां पर चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा। चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार यहां पर बना रहा, इसीलिए यहां पर अंशतः शब्द लगता है। क्योंकि हुआ क्या कि जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, चीन और चाय में बहुत ज्यादा निवेश कर रखा था, तो जब व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जा रहा था तो इसने रिक्वेस्ट किया ब्रिटिश सरकार से कि महोदय, हमारा चीन और चाय में बहुत ज्यादा निवेश हुआ है, हमारा ये व्यापारिक एकाधिकार जो है बनाए रखिए, बाकी और व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दीजिए। इसीलिए कहा जाता है चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहा, बाकी जो है व्यापारिक एकाधिकार क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर इतनी बातें? तो ए, लेकिन जो है ये चीन और चाय के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार बना भी था, उसको 1833 के चार्टर एक्ट में पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। तो यहां पर जो शब्द आता है पूर्णतया, मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है, पूर्णतया समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है ना? तो यहां पर जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी। बी इज राइट आंसर। क्लियर? यहां तक बातें क्लियर? 1773 का रेगुलेटिंग, 1793 का एक्ट, ये जो 1793 का चार्टर एक्ट है, इसके तहत हमने बताया था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो वेतन जाता था वो भारतीय कोष से जाता था, ये आपको याद रखना है। ठीक ना? बाकी यहां 1853 का एक नया चार्टर एक्ट आपको मिल रहा है। यहां पर क्या बताया गया था मास्टर के द्वारा कि एक केंद्रीय विधानसभा का गठन किया जाता है। क्या? मिनी संसद का गठन किया जाता है, इसको आप लिखिएगा। दूसरा, यहां पर बताया गया था कि जो खुली प्रतियोगी परीक्षा होगी, वो जो है सिविल सर्विसेज की खुली प्रतियोगी परीक्षा किस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया था? वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक ना? चलें आगे। यहां पर देखिए, सिविल सेवा की खुली प्रतियोगी परीक्षा। अब देखिए ये ऑप्शन, आपका ऑप्शन आ गया, यहीं पर आ गया। और यहां पर दो बातें आपको केवल याद रखनी है। पहला, कि जो सिविल सेवा है, जो आपकी सिविल सेवा है, सिविल सर्विसेज, इसकी जो प्रतियोगी परीक्षा होगी, प्रतियोगी परीक्षा अब एक खुली प्रतियोगी परीक्षा पर आधारित होगी। खुली प्रतियोगी परीक्षा, एक व्यवस्था कहां पर की गई? 1853 के चार्टर एक्ट। और बाकी यहां पर एक केंद्रीय विधान परिषद बनाई जाती है, केंद्रीय विधान परिषद, और इसी को हमने क्या कहा? मिनी संसद कहा। क्या कहा बाबू? मिनी संसद कहा। ये दोनों बातें आपको 1853 के चार्टर एक्ट से पता चलती है। ठीक ना? चलें आगे। तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा। सी इज द राइट आंसर। 1858 के अधिनियम, 1858 की भारत शासन अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? तो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब तक चल रहा था, एकदम ध्यान से सुनिए, इस 1858 से पहले एक दौर आता है 1857 के विद्रोह का। तो 1857 का जब विद्रोह हुआ ना, तो ब्रिटिश सरकार डर जाती है। इसको लगा कि अगर 1857 जैसा विद्रोह अगर आगे चल करके हुआ तो हमारे जो है उपनिवेश के लिए खतरा हो जाएगा, शासन के लिए। तो इसने क्या किया कि जितने भी जिम्मेदार पद थे ब्रिटिश सरकार, उतने समय महारानी विक्टोरिया जो है ब्रिटिश सम्राट थी, उन्होंने क्या किया कि जितने भी बड़े बड़े पद थे, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पद हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद हो, कंपनी के शासन का पद हो, कंपनी के शासन हो, या फिर जो है गवर्नर जनरल का पद हो, गवर्नर जनरल, अब इनको सबको समाप्त कर देती हैं। मतलब कि कंपनी के शासन को समाप्त कर देती हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निर्देशक मंडल था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल था, उसको भी समाप्त कर देती हैं। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके इसके स्थान पर एक नया पद लाती है, वायसराय का पद। ठीक है ना? और ईस्ट इंडिया कंपनी को शासन को समाप्त कर देती हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन कर रही थी, इसको ही समाप्त कर देती हैं, तो अब इनके स्थान पर डायरेक्टली अब किसका शासन हो जाता है? क्राउन का। इनको हम कहते हैं क्राउन का शासन, या ताज का शासन, या सम्राट का शासन। मतलब कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से पूरे ब्रिटिश भारत को अपने हाथों में सेंट्रलाइज्ड कर लिया गया, केंद्रीकृत कर लिया गया शासन प्रशासन को। तो यहां पर कह रहा है कि द्वैध शासन की स्थापना नहीं, द्वैध शासन की स्थापना नहीं, द्वैध शासन की जो शुरुआत होती है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में होती है। प्रांतों में पहली बार कहां पर लगता है? तो आपको बताना है 1919 के अधिनियम में प्रांतों में पहली बार द्वैध शासन लगता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली कब लाई जाती है, तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बताइएगा। ठीक ना? तो शुरुआत कब होती है? 1784। प्रांतों में कब लगता है? 1919।
और केंद्र में कब लगता है प्रांतों से हटा करके केंद्र में? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम में। क्लियर? कंपनी का शासन समाप्त होकर के क्राउन का शासन स्थापित हो गया। जो आपका आंसर है वो ये होगा 1858 के अधिनियम। प्रांतीय स्वायत्तता, अब ये जो प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित अगर बात होगी तो आप 1935 के भारत शासन अधिनियम पे जाइएगा। पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत, तो पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत आप 1909 के मार्लियामेंटो सुधार पे जाइएगा। और यहां पर पहली मर्तबा ऐसा है कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया गया। ठीक है ना? चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के बाद जो है गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जो है जाना जाने लगा? तो अभी अभी आपसे बताया गया कि जो 1858 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, यहां पर गवर्नर जनरल इस पद के नाम को परिवर्तित करके अब क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। क्या कर दिया गया बाबू? वायसराय। और पहला वायसराय कौन था? तो आपने बताना है लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है ना? तो यहां पर देखिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। इतनी बातें क्लियर? किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भाई इसको आपको मिलान करना है। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या? अब अगर मैं कहूं कि पृथक निर्वाचन, तो पृथक निर्वाचन जो है सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की जाती है वो 1909 के मार्लियामेंटो सुधार में की जाती है, जहां पर मुसलमानों को सबसे पहले पृथक निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत शामिल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की जाती है? 1774 में की जाती है। किस अधिनियम के तहत की जाती है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, आपको बताया गया कि 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। प्रांतीय द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत किया जाता है? 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि केंद्र में, मतलब कि प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में कब लागू किया गया? केंद्र में कब लागू किया गया? तो आपको बताना है कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया। ठीक है ना? अब यहां पर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कब की जाती है? 1774 में की जाती है। कहां पर की जाती है? कोलकाता में की जाती है। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एम्पे थे। ये सब बातें याद रखनी है। ठीक है ना? फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, यहां पर क्या किया जाता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। फिर उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, यहां पर पहली मर्तबा ऐसा है कि पृथक निर्वाचन प्रणाली मुसलमानों को शामिल किया गया। इसको मिला लीजिए, पृथक निर्वाचन प्रणाली। फिर उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919, यहां पर है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। लेकिन अगर पूछे कि प्रांतों से समाप्त करके केंद्र में कब लागू किया गया, तो आपने बताना है 1935 अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। ठीक है ना? चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर आपको ये सब मिलाना है। पृथक निर्वाचन प्रणाली, अभी आपको बताया गया कि 1909 के मार्लियामेंटो सुधार और 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पहली बार जो है मुसलमानों के लिए, किसके लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत होती है वो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में होती है। या फिर अगर मैं कहूं कि अगर प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में कहां? 1919। अगर केंद्र की बात करें कि केंद्र में कब लागू किया गया द्वैध शासन, तो आपने बताना है कि 1935। अब देखिए कौन सा ऑप्शन यहां पर दिया गया है, कौन सा ऑप्शन। ठीक है ना? फिर यहां पर प्रांतीय स्वायत्तता के लिए लीजिए 1935 का भारत शासन अधिनियम। डोमिनियन, ये दो जो है स्वतंत्र कर लीजिए, यहां पर स्वतंत्र कर लीजिए, दो स्वतंत्र प्रांत या दो स्वतंत्र राष्ट्र। तो यहां पर 1947 के स्वतंत्र भारत अधिनियम। जरा मिलाइए जरा, 1909 के पृथक निर्वाचन प्रणाली, 1919 में द्वैध शासन प्रांतों में जो है, कब? ए प्रांतों की बात कर रहा होगा तब। ठीक है ना? और उसके बाद 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता, फिर 1947 में जो है दो स्वतंत्र जो है भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। ठीक है ना? चलें आगे। यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग, अब इनको मिलाना है कि भाई प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो आपने बताना है कि साहब वारेन हेस्टिंग था। फिर उसके बाद प्रथम गवर्नर जनरल भारत का पहला गवर्नर जनरल, यहां पर देखिए ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया जाता है। किसको बनाया जाता है? वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। फिर आता है 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 के इस चार्टर एक्ट में जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। देखिए प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ भारत, ये भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। किसके तहत बनाया गया? ये 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बनाया गया। फिर लॉर्ड कैनिंग, ये पहला वायसराय था। ये पहला क्या था?
वायसराय था। एक कब वायसराय का पद लाया गया, आपने बताना है कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, ठीक है ना। और एक कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। तो यहां पर देख लीजिए प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। सच्चिदानंद सिन्हा जब हमने संविधान सभा की कार्रवाइयां आपको पढ़ाया था, तो संविधान सभा की कार्रवाइयां 9 दिसंबर को स्टार्ट की गई थी, 9 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर 1946 को दो लोगों को, एक उपाध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी तौर पर, एक अध्यक्ष बनाया गया था अस्थायी। मतलब कि दोनों प्रोटेम स्पीकर और प्रोटेम जो है, समझिएगा जरा, एक जो है प्रोटेम क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी अध्यक्ष का भी चुनाव किया गया, अस्थायी उपाध्यक्ष का भी चुनाव। अस्थायी जो उपाध्यक्ष अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे, इनका चुनाव किया गया। अगर मैं आपसे पूछूं कि देखिए यहां पर दिया है अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सत्यानंद, अगर मैं कहूं कि अस्थायी उपाध्यक्ष, अगर मैं आपसे पूछूं क्या उपाध्यक्ष, तो फ्रैंको एंथोनी इनको बनाया गया। इतनी बातें क्लियर, अब मिला लीजिए अपना, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है ना। इसने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, बिल्कुल बना दिया गया। वारेन हेस्टिंग को बना दिया गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये तो बात सही है। फिर इसके तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, बिल्कुल 1774 में कलकत्ता में क्या किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपने बताना है कि एलिजा इम्पे थे। कौन थे, एलिजा इम्पे, ठीक है ना। तो ये भी बात सही है। फिर उसके बाद इसने भारत में द्वैध शासन की स्थापना की। नहीं भैया, भारत में द्वैध शासन की स्थापना नहीं की। आप द्वैध शासन पे जाओगे, कहां पर जाओगे, 1884 के पिट्स इंडिया एक्ट में। प्रांतों में कहां जाओगे, 1919 के भारत शासन अधिनियम में। केंद्र में कहां जाओगे, 1935 के भारत शासन। यहां पर केंद्र में आप जाओगे, 1919 में आप प्रांतों में जाओगे द्वैध शासन, 1935 में आप केंद्र में द्वैध शासन जाओगे, ठीक ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, विचार करना है आपको। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, बिल्कुल लागू की गई 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में। लेकिन अगर यही केंद्र में पूछता तो द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन पूछता तो आप क्या करते हैं बाबू, तो आप बताते हैं 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ठीक है ना। केंद्र में द्विसदनीय विधान मंडल की स्थापना की जाती है, बिल्कुल। तो हमने बताया था अभी आपको कि एक अधिनियम बताया था 1853 का चार्टर एक्ट, और 1853 के चार्टर एक्ट के तहत आपको बताया था कि केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया जाता है। ये विधायी संस्था होती है, इसको मिनी संविधान कहा गया, क्या कहा गया, मिनी संविधान। अब क्या किया जाता है कि इसको जो है, आज जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, तब इसको किस अधिनियम के तहत बनाया गया, लोकसभा और राज्यसभा, ये 1919 के अधिनियम के तहत बनाया गया। ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, इसको एक सदन बनाया गया विधानसभा, और दूसरा सदन बनाया गया विधान परिषद। ये जो विधानसभा है आगे चल करके इसी को लोकसभा, और जो ये विधान परिषद है इसी को आगे चल करके राज्यसभा कहा गया। तो जो केंद्र स्तर पर द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान, द्विसदनीय मतलब 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा विधान परिषद, है ना, किस में बनाया जाता है, इसी को तोड़ करके बनाया जाता है, केंद्रीय विधान परिषद को। और एक कब बनाया जाता है, तो आपने बताना है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम। ये तो बात सही है, ये भी बात सही है। प्रांतीय स्वायत्तता प्रांतीय स्वायत्तता ये 1935 के भारत शासन अधिनियम में लागू की गई थी, ठीक है ना। तो इसको गलत काटिए, केवल एक और दो, मतलब कि बी ऑप्शन। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भारत शासन अधिनियम 1935 के जो है संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये 1935 की बात कर रहा है और प्रांतीय स्वायत्तता की बात कर रहा है। बिल्कुल प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी, क्यों, क्योंकि प्रांतों के लिए अलग विषयों का बंटवारा किया गया था, ठीक है ना, प्रांतों के लिए, इसलिए प्रांतीय स्वायत्तता की बात की जाती है। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन, बिल्कुल इसीलिए तो प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित हुई। तो 1 नंबर भी सही है, 2 नंबर भी सही है। संघीय न्यायालय की व्यवस्था, अभी मैंने आपको बताया कि संघीय न्यायालय, और संघीय न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 को इसी 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की जाती है। कहां पर की जाती है, तो आपने बताना है कि साहब दिल्ली में की जाती है। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आपको बताना है कि साहब ये मोरिस गुवेर साहब थे। कौन थे, मोरिस गुवेर साहब थे, ठीक है ना। तो 1, 2, 3 ये भी सही है। फिर प्रस्तावित अखिल भारतीय संघ वास्तव में अखिल अस्तित्व में आ गया। अरे भाई, वास्तव में नहीं आया, ये जो है प्रस्तावित था, लेकिन ये असफल रहा। ये जो अखिल भारतीय संघ है, इसमें प्रांतों और देशी रियासतों से मिला करके इसको बनाना था, लेकिन देशी रियासतों ने जो है अनइंटरेस्टेड, मतलब कि जो है इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया, इसलिए ये असफल रहा। तो ये नहीं सही है, बाकी 1, 2, 3 आपका सही है।
1 2 3 मतलब कि आपका जो है बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखना जरा कथन उदाहरण का क्वेश्चन है 14 नंबर कि 1858 के बाद भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। ब्रिटिश क्राउन के क्या आ गया? अधीन आ गया। तो बात तो सही है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा तो महारानी विक्टोरिया का शासन अपने आप स्थापित हो जाएगा। तो ताज का शासन, क्राउन का शासन, सम्राट का शासन भारत के ब्रिटिश क्षेत्रों पर स्थापित हो गया। क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया। तो बात तो सही है, इसीलिए तो ब्रिटिश शासन स्थापित हुआ। तो यहां पर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लागू की गई। प्रांतीय स्वायत्तता क्यों लागू की गई? क्योंकि यहां पर इस अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन को जो है समाप्त कर दिया। अरे भाई, प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त किया गया और उसके बाद जो है प्रांत, जैसे द्वैध शासन का अर्थ यह है कि प्रांत के ही विषयों पर केंद्र भी कानून बनाता था, और जब द्वैध शासन समाप्त हो जाएगा तो प्रांतीय स्वायत्तता लागू हो जाएगी अपने आप, ठीक है ना। तो ये व्याख्या भी कर रहा है, तो मतलब कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा 16 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम लिखना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब लाया गया था? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, ये आप बार बार पढ़ते हैं। कब लाया गया था? 1700, अरे बढ़िया से लिख दे भैया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। चार्टर एक्ट 1813, फिर चार्टर एक्ट 1813, मिला लीजिए अब इसको पूरा, ठीक है ना। चलें आगे, फिर उसके बाद संघीय न्यायालय। अभी देखिए, संघीय न्यायालय का स्थापना का प्रावधान ये 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया जाता है। इसकी स्थापना कब की जाती है संघीय न्यायालय की? तो आपको पता होगा कि 1 अक्टूबर 1937 को की जाती है। कहां पर की जाती है बाबू? दिल्ली में यह संघीय न्यायालय बनाया जाता है, दिल्ली में। इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे संघीय न्यायालय के? तो आपको बताना है मोरिस गोवेर थे, मोरिस गोवेर, ठीक है ना, मोरिस गोवेर। तो एक कुछ मोरिस बढ़िया से लिख लीजिए, नहीं तो आप कहेंगे कि सर बढ़िया नहीं, मोरिस गोवेर, ठीक है ना, ये मुख्य न्यायाधीश थे। तो जो आपका को आंसर होगा वो 1935 देश चले जाइए आप, 1935 बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चले आगे, यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? अब भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है ये 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ये पहली बैठक है। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर, ये पहली बैठक है, फर्स्ट मीटिंग। और सेकंड मीटिंग कब है? सेकंड मीटिंग 11 दिसंबर 1900, 2 ही दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। फिर उसके बाद जो थर्ड मीटिंग है, तीसरी वाली बैठक, ये 13 दिसंबर, मतलब कि 2 ही दिन बाद फिर ये जो है 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। अब एक चीज समझिएगा जरा, 9 दिसंबर 1946 को यहां पर अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। और अस्थायी अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा साहब को बनाया जाता है। एक चीज यहां पर। दूसरा, इस बैठक में 211 सदस्य टोटल पार्टिसिपेट किए थे, और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने क्या किया था? बहिष्कार किया था, मुस्लिम लीग के द्वारा बहिष्कार किया गया था, ठीक है ना। तो ये पहली बैठक आपको याद रखना है। दूसरी बैठक कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946। यहां पर राजेंद्र प्रसाद साहब को अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाता, मतलब कि यहां पर अब अस्थायी अध्यक्ष का क्या कर लिया जाता है? चुनाव कर लिया जाता है। और अस्थायी उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है। एक है टी कृष्णामाचारी, कौन है? टी कृष्णामाचारी, और दूसरे हैं एच.सी. मुखर्जी। ये टी कृष्णामाचारी, एच.सी. मुखर्जी को क्या बनाया जाता है? उपाध्यक्ष। ये आपको कहां पर बात पता चलती है? ये 11 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक में। तीसरी बैठक में यहां पर पंडित नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता। क्या? एक क्वेश्चन पूछा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव, और इसी उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 में क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके जो है संविधान का क्या बनता है? प्रस्तावना बनता है, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें। अब यहां पर कह रहा है संविधान की पहली बैठक, तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है। यहां पर देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 19, संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है प्रस्तुत किया? अरे भाई, अभी अभी बताया गया, संविधान सभा का जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को, मतलब कि जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, तीसरी बैठक होती कब है? 13 दिसंबर 1946 को। कौन यहां पर पेश करता है उद्देश्य प्रस्ताव? तो यहां पर जो उद्देश्य प्रस्ताव है ये किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पेश किया जाता है, जवाहरलाल नेहरू साहब के द्वारा पेश किया जाता है, ठीक है ना। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके 22 जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके क्या बनता है? तो आपका प्रियम्बल बनता है, प्रस्तावना बनता है, ठीक है ना। चलें आगे, यहां पर देखिए जरा
19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन, तो आपका जो आंसर होगा वो बी होगा, बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। 20 नंबर जरा देखिए, यहां पर कुछ जो है समितियां दी गई हैं। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, तो 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे, पहली बैठक में। राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। कब बनाए गए थे, 11 दिसंबर। कब बनाए गए थे बाबू, तो आपको बताना है कि 11 दिसंबर 1946 को जो सेकंड मीटिंग होती है उसमें बनाए जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव पेश करते हैं। कब पेश करते हैं, तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को पेश करते हैं। बी आर अंबेडकर ये प्रारूप समिति की क्या थे, अध्यक्ष थे। अच्छा, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो आपको बताना है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। 29 अगस्त 1947 को। टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल इस प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। कौन कौन थे, कौन कौन थे, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आलद्दी किशोर स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 4 ये हो गए। फिर उसके बाद जो है आपको एन माधव राव मिल जाएंगे, टीटी कृष्णमाचारी मिल जाएंगे, 6 हो गए। और एक जो है अंबेडकर साहब थे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये टोटल 7। क्या काम था, प्रारूप तैयार करना था, संविधान को अंतिम रूप देना था। तो ये पूरा जो है 20 क्वेश्चन पूरा हमने पूरा डिटेल से आपको बातचीत किया, और मुझे उम्मीद है कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, कल मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आप लोग देखते रहिए, डिटेल वाला देखिए, यहां पर आकर के आप प्रैक्टिस जब करेंगे ना तो आप में निखार आएगा, ठीक है ना। तो आपने मुझे सुना, उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया।